एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी विद साहिल। सो आज हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की, मेनली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन होता क्या है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, लेकिन नहीं। मेडिसिन की लैंग्वेज में हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को मेडिसिन की लैंग्वेज में हाइपरटेंशन कहते हैं, क्योंकि टेंशन आपकी आर्टरीज को है, आपके हार्ट की मसल्स को हो रही है ब्लड को पंप करने के दौरान, इसलिए उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर इज हाइपरटेंशन। अगर हम डेफिनेशन देखें तो हाइपरटेंशन इज ए कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई। मीन्स ब्लड की जो फोर्स है वो आर्टरीज की वॉल्स पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ब्लड की बहुत ज़्यादा फोर्स में जो है वो आर्टरीज की वॉल को टच कर रहा है या आर्टरीज की वॉल में जा रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन एक कॉमन डिसऑर्डर है, और हाइपरटेंशन जो होता है वो दो तरह का होता है। प्राइमरी, उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब जो मोस्ट ऑफ द 80 to 90% जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हाइपरटेंशन या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेते हैं, उनको प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, जिसका कोज हमें पता नहीं है, अननोन कोज है। बस हम बोल सकते हैं हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि शायद इस वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमें कोई एक पर्टिकुलर उसका रीज़न नहीं पता है, नॉन नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज क्यों हो रहा है। उसको बोलते हैं हम प्राइमरी हाइपरटेंशन। जिसके कि अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, वो जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री या लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। मतलब हम में और में नोट भी है कि हो भी सकता है उस वजह से, और नहीं भी हो सकता है। हमें प्रॉपर उसकी जो है वो हमें नॉन नहीं है, वो ठीक है, अननोन है। तो अगर हम प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन की बात करें तो फर्स्ट वन, लाइक ये हमारे पास एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, क्लियर। ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरी थिक वॉल्ड वेसल। ये जो ब्लड वेसल्स है, बहुत, इसकी जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हैं। जब वॉल्स थिक होंगी तो इसका जो डायमीटर है, यहाँ पे डायमीटर कितना ज़्यादा है और यहाँ पे डायमीटर कम है, क्लियर। तो यहाँ की क्या है, डायमीटर क्या है, रिड्यूस। क्यों? क्योंकि वॉल्स में बहुत ज़्यादा थिकनेस है, तो डायमीटर रिड्यूस होगा। जब डायमीटर रिड्यूस होगा तो सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। उनमें क्या आ जाएगी, रेसिस्टेंस आ जाएगी। रेसिस्टेंस से क्या होता है, उनका साइज ऑलरेडी नैरो है, जो रेसिस्टेंस से साइज नैरो हो जाता है और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्लियर। तो ये एक कंडीशन है कि जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर, हम बोल सकते हैं कि इसको प्राइमरी ब्लड प्रेशर या प्राइमरी हाइपरटेंशन इस वजह से हुई है, क्योंकि इसकी जो ब्लड वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हैं। थिक होने से उसका डायमीटर डिक्रीज हो गया है, रिड्यूस हो गया है, और उसका सिस्टेमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है। अब ये कंडीशन लाइक जो ज़्यादा एज्ड पर्सन होते हैं या स्मोकिंग करते हैं या डायबिटीज़ होती है, जिनको डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनका मोस्टली जो ये ब्लड वेसल्स हैं ये थिक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारी यहाँ पे जो है ये सुपर कंस्ट्रक्टेड ब्लड वेसल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुई है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है। क्यों? स्ट्रेस या ओबेसिटी की वजह से। ये दो मेन रीज़न है, स्ट्रेस और ओबेसिटी जो है ये मेन रीज़न है इसकी ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने के। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है। तो यहाँ पे भी हमारी जो बॉल है इसका साइज़ क्या हुआ है, इसका डायमीटर डिक्रीज हो गया है। जब डायमीटर रिड्यूस होगा तो अगेन सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज होगी, और जब इसमें रेसिस्टेंस आ जाएगी देन ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक हमारा प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन होने का कोज हो सकता है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमें अननोन है ये प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंड कोज है कि अगर कोई पेशेंट है उसकी हाई सोडियम डाइट है, ठीक है, कुछ पेशेंट की हाई सोडियम डाइट होती है, तो ये सोडियम क्या करता है, यहाँ से यहाँ एक्सक्रीट होने के लिए किडनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। ये जो सोडियम है इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू किडनी टू बी एबल टू रियली कंट्रोल द सिक्रीटरी फंक्शन, क्लियर। ये जो सोडियम है ये किडनी के जो सिक्रीटरी फंक्शंस हैं उनको डिफिकल्ट कर देता है, ठीक है। और किडनी जो सोडियम और वाटर है उसकी रिटेंशन हो जाती है। जब हाई सोडियम डाइट होगी तो सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी। मेनली सोडियम की रिटेंशन होती है, लेकिन सोडियम के साथ वाटर भी रिटेन होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए। देन की वाटर इन द ब्लड स्ट्रीम। अब सोडियम और वाटर जो है, रिटेंशन मीन रीएब्जॉर्ब हो जा रहे हैं वो बार बार किडनी से, ठीक है, नेफ्रॉन से वो बार बार रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो उनका क्या आएगा, वाटर और सोडियम का कंटेंट हमारे ब्लड में ज़्यादा होगा, क्योंकि वो रीएब्जॉर्ब होकर बार बार हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहे हैं। तो ब्लड और सोडियम का लेवल हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम अल्टीमेटली इंक्रीज रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे ब्लड में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, सोडियम का कंटेंट ज़्यादा होगा, तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ट में क्या होगा, प्री लोड, ये जो प्री लोड है हार्ट में इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। और एक जो फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू ब्लड प्रेशर, तो अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर भी अल्टीमेटली इंक्रीज होगा। हाइपरटेंशन की, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कोर्स मेनली क्या होता है, अगर कोई पेशेंट किसी पेशेंट को कोई डिसीज़ है, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को कोई डिसीज़ है उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और उस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए वो कोई मेडिसिन ले रहा है, तो हो सकता है कि वो मेडिसिन जो है वो भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करें। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के मेन कोज होता है अगर क्रोनिक किडनी कोई डिसीज़ है, एडिनल ग्लैंड डिसीज़ है, या नैरोइंग ऑफ आर्टरीज दैट सप्लाई द ब्लड टू किडनी की, या फिर आपकी जो किडनी को आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही है उनका साइज नैरो हो गया है, या फिर सर्टेन मेडिकेशन लाइक आप कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो, या कोकेन ले रहे हो, या एम्फेटामिन जो कि हमारे एक सीएनएस स्टिमुलेंट है। तो ये सारी ड्रग्स भी हाई ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती हैं, एंड जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन। फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो जितने भी हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर्स अभी तक पढ़े, चाहे वो
प्राइमरी हाइपरटेंशन के थे या सेकेंडरी हाइपरटेंशन के से, उनसे होता क्या है कि चेंज इन आर्टियोलर बेड मींस आर्टरी और जो वेसल्स हैं उनकी लाइनिंग में चेंज आ जाता है, लाइनिंग वीक हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, इलास्टिसिटी जो है वो लूज हो जाती है, ठीक है। एंड इंक्रीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस की जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। जब रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है तो इनका साइज़ क्या हो जाता है, नैरो, और नैरो साइज होने की ब्लड वेसल्स की का साइज़ नैरो होने की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब जो हमारी ये सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस है, जब ये इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगी, ब्लड वेसल्स का साइज़ क्या कर देगी, नैरो। अब जब ब्लड वेसल्स का साइज़ डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लड फ्लो क्या होगा, ऑर्गन तक डिक्रीज, क्योंकि आर्टरी का साइज़ क्या हो गया, नैरो। तो किडनी पर सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट पड़ता है स्लो होने का, ठीक है। किडनी पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट शो होता है ड्यू टू डिक्रीज रीनल परफ्यूजन रेट। अगर जो हमारी आर्टरीज़ हैं जो किडनी तक ब्लड की सप्लाई कर रही हैं उनका साइज़ नैरो हो गया है, तो क्या होगा, जो किडनी है वहाँ तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई या सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं होगी, वहाँ पे क्या होगा, रीनल परफ्यूजन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। जब रीनल परफ्यूजन रेट डिक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे जो किडनी हैं उसमें जो जेजी सेल्स होते हैं, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो स्टिमुलेट होते हैं और स्टिमुलेट होकर वो सिक्रीट करते हैं रेनिन को। अब ये जो रेनिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपरटेंशन में। रेनिन क्या करता है, रेनिन एक्टिवेट करता है हमारे रास सिस्टम को। तो अब हम पढ़ते हैं पहले रास सिस्टम होता क्या है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, क्लियर। ये हमारा लीवर है, लीवर से मिलता है हमें एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन जो है ये प्लाज्मा में सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, सर्कुलेट करता रहता है। लेकिन जब किडनी में जो है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती तो किडनी क्या करता है, रिलीज करती है, सिक्रीट करती है रेनिन को, और रेनिन जब आता है यहाँ से तो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, क्लियर। लीवर से एंजियोटेंसिनोजन आता है जो कि प्लाज्मा में नॉर्मली सर्कुलेट करता रहता है, लेकिन जब किडनी रेनिन को रिलीज करती है तब ये एंजियोटेंसिनोजन रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। अब जब एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है तो ये इसी फॉर्म में नहीं रहता, ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स से सिक्रीट होता है, ठीक है। लंग्स से ये एंजाइम सिक्रीट होता है और ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। और जब ये एंजियोटेंसिन 2 है ये बहुत सारे अपने एक्शन इफेक्ट शो करता है, लाइक वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है। जब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। सेकंड ये क्या करता है, हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड होता है, किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, ये सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन को, क्लियर। एंजियोटेंसिन क्या करता है, किडनी के ऊपर हमारा एक एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, एल्डोस्टेरोन। तो ये क्या करता है, उस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो एल्डोस्टेरोन का जो रिलीज है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या करता है, ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन करता है, ठीक है। तो जब एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो गया तो ये करेगा, सोडियम और वाटर की रिटेंशन को भी इंक्रीज कर देगा। सोडियम और वाटर जो है वो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, सोडियम रिटेन होता है और साथ में सोडियम के साथ वाटर भी रिटेन होता है फ्लूइड को, सोडियम और फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए, क्लियर। तो जब सोडियम और वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में तो एट द एंड क्या होगा, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर और सोडियम का कंटेंट ज़्यादा है, क्लियर, क्योंकि जो एल्डोस्टेरोन है वो उसको ज़्यादा रिटेन करके रख रहा है। देन जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा देन हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। थर्ड वन इज पेरिफेरल रेसिस्टेंस। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस को, जिससे क्या होता है, आर्टरीज का साइज नैरो हो जाता है और नैरो साइज होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक, मूव करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें याद रखना है कि हमारा जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है ये किस तरह से हाई ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 ड्रग्स को कवर करते हैं। हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो यही है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स, क्लियर, कि हम इस जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है इस सिस्टम को के इनहिबिटर्स की जो ड्रग्स, अब डिफरेंट देखते हैं। फर्स्ट है ACE इनहिबिटर्स, सेकंड इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो इसका मैकेनिज्म यहीं से पता चल रहा है कि जो ड्रग्स यहाँ जो ACE इनहिबिटर्स होंगे वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, जिससे कि एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। जब वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो आगे की एक्टिविटी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, स्टॉप। इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं ACE इनहिबिटर्स में, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिजिनोप्रिल, रेमिप्रिल, पेरिंडोप्रिल, बेनाजाप्रिल एंड ट्रेनोप्रिल। तो सुफिक्स क्या है, प्रिल, ठीक है। सेकंड इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें आते हैं सार्टन, स्लोसार्टन, कॉन्डिसार्टन, टेल्मिसार्टन, ओल्मिसार्टन, वेल्सार्टन। एक आती है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, जिसमें आती है एलेस्केरिन या एलेस्कैरिन, जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करो। तो डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, जो ड्रग हमारे रेनिन को ही इनहिबिट करते हैं, और जब रेनिन ही इनहिबिट हो जाएगा तब एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में ही कन्वर्ट नहीं होगा, जब जो इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस भी नहीं होगी।
इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। सबसे पहले ACE इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिनोजन किस में कन्वर्ट हो रहा था? एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 में 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो रहा था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। तो हमारे जो AC इनहिबिटर्स हैं ये जो एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको इनहिबिट कर देंगी। जो इनहिबिट हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो AC इनहिबिटर क्या करते हैं? इनहिबिटिंग द एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर हम सेकंड बात करें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, अब जब भी एंजियोटेंसिन है वो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये किसी न किसी रिसेप्टर पर बाइंड करके तभी अपना इफेक्ट शो करेगा। तो हो सकता है कि हम किसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें। मेनली जो रिसेप्टर होते हैं वो 81 एंड 82 होते हैं, बट जो मोस्ट ऑफ द एक्शन होता है एंजियोटेंसिन 2 का वो होता है 81 रिसेप्टर के ऊपर। तो ये हमारा रिसेप्टर है 81, एंजियोटेंसिन जब इस पे बाइंड करेगा देन ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे, ये लोसार्टन, कॉन्डिसार्टन, टेल्मिसार्टन, ऑल्मिसार्टन, वेल्सार्टन, जो इस रिसेप्टर को 81 रिसेप्टर को ही इनहिबिट कर देंगी। जब ये रिसेप्टर इनहिबिट हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन जो 2 हमारा आएगा बन के यहाँ से, वो रिसेप्टर पर बाइंड ही नहीं कर पाएगा। जब वो बाइंड नहीं कर पाएगा तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी, वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज नहीं कर पाएगा एंड ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। थर्ड है हमारा डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स। डायरेक्ट एंड रेनिन इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो रहा था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रेनिन जो कि किडनी से रिलीज हो रहा था। क्लियर? तो हमारी जो ड्रग है एलिस्कैरिन या एलिस्किरिन, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करो इसको, तो ये ड्रग क्या करेगी? इस रेनिन को ही इनहिबिट कर देगी। जब ये रेनिन इनहिबिट हो जाएगा देन एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं होगा। जब वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, देन ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। सो एलिस्कैरिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग द रेनिन एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2 यूजफुल इन हाइपरटेंशन। तो इस तरह से ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की जो इनहिबिटर्स हैं इस तरह से जो है वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं। हमने कौन से पढ़े? या तो हम डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर जिसमें मैंने एलिस्कैरिन ड्रग पढ़ी कि या तो हम रेनिन को ही इनहिबिट कर दें जिसकी वजह से आगे की प्रोसेस ना हो, या हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें ताकि एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ना हो, देन आगे की प्रोसेस ना हो और हमें इफेक्ट ना आए जो इंक्रीज कर रहा था ब्लड प्रेशर को। या फिर हम एंजियोटेंसिन 2 का जो रिसेप्टर है 81, इस रिसेप्टर को इनहिबिट कर दें ताकि ये अपने रिसेप्टर बाइंड ना करे, देन आगे का इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो, इफेक्ट शो ना करे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स जिसमें हमारे 3 तरह की ड्रग्स आती हैं। आते हैं हमारे डायरेटिक्स। डायरेटिक्स भी हम हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। डायरेटिक्स में मेनली थाइजाइड्स, लूप डायरेटिक्स एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, जिसमें ड्रग्स आती हैं हाइड्रोक्लोरथाइजाइड्स, क्लोरथैलिडोन एंड एपामाइड। इसमें लूप डायरेटिक्स में आते हैं फ्यूरोसिमाइड एंड ब्यूमेटिनाइड। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक में आते हैं स्पाइरानोलैक्टोन, एप्लारिनोन एंड एमाइलोराइड। क्लियर? अब हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। उसके लिए आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे है मेरे पास, जो हमारे सबसे पहले हैं थाइजाइड्स। तो ये जो हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या होता है? ये है हमारा DCT, ये होता है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है हमारा DCT, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या होता है? एक सिम्पोर्टर प्रेजेंट होता है, अगर आपको दिख रहा हो, सोडियम क्लोराइड। क्लियर? ये जो सिम्पोर्टर होता है यहाँ से क्या होता है, जो ये यहाँ पे हमारे सारा जो है फिल्ट्रेशन होती है और यहाँ पे जो भी आयंस होते हैं तो यहाँ से क्या होता है? वाटर की रीएब्जॉर्ब होता है। ये जो सिम्पोर्टर होता है हमारा, यहाँ से सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर, यहाँ से हमारा सोडियम जो है वो रीएब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में जाता है। क्लियर? तो जो हमारी ये थाइजाइड्स ड्रग हैं ये क्या करती हैं? ये इस सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को इनहिबिट कर देती हैं। क्लियर? जब ये सोडियम क्लोराइड इस इम्पोर्टर इनहिबिट हो जाएगा देन जो हमारा सोडियम जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा था ब्लड में वो नहीं होगा और वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर? दूसरी कंडीशन, दूसरा था हमारा लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स कहाँ काम करेंगे? लूप ऑफ हेल्ने में। लूप ऑफ हेल्ने कहाँ है? यहाँ पे। अब यहाँ पे भी एक सिम्पोर्टर प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम सिम्पोर्टर। ये जो है ये एक सिम्पोर्टर है, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम सिम्पोर्टर। यहाँ पे भी क्या होता है? सोडियम और क्लोराइड की इनकी आयंस की रीएब्जॉर्प्शन होती है। तो ये हमारी जो ड्रग्स हैं लूप डायरेटिक्स, मेनली फ्यूरोसिमाइड, वो इस जो ट्रांसपोर्टर है को ट्रांसपोर्टर इसको इनहिबिट कर देती है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा देन सोडियम जो है वो ब्लड में रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, वो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड थी हमारी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स क्या करती हैं? ये हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट होती है यहाँ पे एक को ट्रांसपोर्टर और एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर।
ठीक है। ये क्या करती है, हमारी जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हैं लाइक स्पायरेनोलैक्टोन एंड माइलोराइड, ये इस इंपोर्टर को इनहिबिट कर देंगी। जब ये इंपोर्टर इनहिबिट हो जाएगा तब यहाँ से भी सोडियम जो है वो रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, तो सोडियम क्या होगा, यहाँ से भी रीएब्जॉर्ब, यहाँ से रीएब्जॉर्ब होने से थाइजाइड्स उसे रोक देंगे, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होने से उसको हमारे लूप डायरेटिक्स रोक देंगे, और यहाँ से हमारे स्पायरेनोलैक्टोन भी इनहिबिट कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सोडियम जो है वो वाटर में सोडियम जो है वो हमारे ब्लड में रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जब वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तब हमारी वेस्कुलर रेसिस्टेंस, सिस्टैमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और जब वो डिक्रीज हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज या नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो ये था, ये हमारा डायरेटिक्स का था कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड इंपोर्टर है उसको हमारे थाइजाइड्स जो हैं वो इनहिबिट कर देते हैं, जिससे सोडियम का रीअब्जॉर्ब नहीं होता। दूसरा हमारा जो होते हैं लूप डायरेटिक्स, फिरोसिमाइड एंड ब्यूमेटेनाइड, वो हमारे सोडियम क्लोराइड पोटेशियम इंपोर्टर को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे यहाँ से भी सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होता। और थर्ड पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स जो हैं वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे जो होता है हमारा सोडियम पोटेशियम इंपोर्टर, इसको इनहिबिट करके सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन और उसको रिटेन होने से रोकते हैं, जैसे कि हमारा सिस्टेमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है एंड ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ जाता है। क्लियर। तो ये था हमारा डायरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमारे बेजोडाइलेटर्स किस तरह से जो है हाइपरटेंशन में यूजफुल हैं, देखते हैं। इसमें जो हमारी 3 ड्रग्स हैं, हाइड्रोलाजिन, मिनॉक्सिडिल एंड नाइट्रोपेरोक्साइड सोडियम, जो हमारी जो ये ड्रग्स हैं हाइड्रोलाजिन एंड मिनॉक्सिडिल, ये डायरेक्टली एक्ट करती हैं हमारी आर्टरीज पे। इट एक्ट ऑन वेजोडाइलेटर वाई डायरेक्टली एक्टिंग ऑन आर्टरीज, इट हैज़ निग्निजिबल इफेक्ट ऑन वेन। इनका जो है वो ये आर्टरीज पे काम करती हैं, इनका वेन्स पे कोई काम नहीं होता। लेकिन जो हमारी नाइट्रोपेरोक्साइड सोडियम है ये डायलेट करती है बहुत आर्टरीज को भी और वेन्स को भी, ये दोनों पे काम करती हैं। अगर हम बेजोडाइलेटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये जो हमारी हाइड्रोलाजिन और मिनॉक्सिडिल हैं, ये क्या करती हैं, ये एक्टिवेट करती हैं पोटेशियम चैनल्स को। जब पोटेशियम चैनल्स एक्टिवेट होते हैं देन पोटेशियम चैनल का आउटफ्लो होता है, मतलब इफ्लक्स होता है, पोटेशियम चैनल बाहर जाने लगते हैं। देन क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन। जब हाइपर पोलराइजेशन होती है तो वेजल्स डायलेट हो जाती है, जिसको बोलते हैं बेजोडाइलेशन। और जब वेजल्स डायलेट हो जाएंगी तो जो डायमीटर आपका कॉन्स्ट्रिक्ट होकर कम हुआ था वो फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, डायलेट हो जाएगा, देन ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और जो हमारी ये नाइट्रोपेरोक्साइड सोडियम है ये क्या करती है, ये वेसल्स को, हमारी जो वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करती है, उनको डायलेट करके पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंस को डिक्रीज कर देती है। और जब पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। टाइप कैटेगरी की जो हमारी ड्रग्स हैं वो हैं सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स। इसमें आते हैं अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक्स। अगर हमारे बीटा ब्लॉकर्स देखें तो प्राइजोसिन, ट्राइजोसिन, डॉक्सिसिन एंड फेंटोलामिन। बीटा ब्लॉकर्स देखें तो प्रोपेनालोल, मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल। अगर हम सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक्स देखें तो क्लोनिडिन एंड मिथाइल डोपा। अब इनका वन बाय वन हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ये हैं हमारे अल्फा ब्लॉकर्स। ठीक है। अब अल्फा ब्लॉकर्स हमारे 2 तरह के हैं, नॉन सेलेक्टिव मीन्स वो अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर दोनों पे काम करेंगे। और जो हमारे सिलेक्टिव होंगे, जैसे सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, तो वो सिर्फ उनकी एक्टिविटी अल्फा 1 पे ही होगी। तो जो हमारी ड्रग्स है प्राइजोसिन, ट्राइजोसिन, डॉक्सोसिन, ये जो हमारी जो ड्रग्स हैं ये हमारी सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स होती हैं। जबकि हमारी पेंटोलामिन एंड फिनोक्सीबेंजामिन जो है हमारी नॉन सेलेक्टिव एंड अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ब्लॉकर्स होती हैं। अब क्या होता है, जो हमारी ये ड्रग्स हैं ये ब्लॉक करती हैं दोनों को, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है तो ये अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है इन ब्लड वेसल्स। क्लियर। देन बेजोडाइलेशन हो जाती है, वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। बट क्या होता है, ड्यू टू अल्फा ब्लॉकर, ये इसमें क्या होता है, ये जो ड्रग्स हैं अल्फा अगर जब ब्लॉक होगा तो वो वेजो डायलेट करेगा, वेसल्स को डायलेट करेगा और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। लेकिन अब यहाँ पे अल्फा 2 भी जो रिसेप्टर है उसको भी ये ड्रग ब्लॉक कर रही है, तो क्या क्या करेगा, नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा अल्फा 2 के ब्लॉक होने से। क्लियर। अल्फा 2 जब अपने नॉन एपिनेफ्रिन ने अल्फा 2 रिसेप्टर पर आकर बाइंड करना था, लेकिन अल्फा 2 रिसेप्टर जो है ब्लॉक हो गया है, तो हमारा जो ये जो नॉन एपिनेफ्रिन है वो तो रिलीज हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, टैकीकार्डिया। इसलिए हम इनको सजेस्ट नहीं करते हैं, इनको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। मेनली जो हमारे सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स होते हैं, प्राइजोसिन, डॉक्सिसिन, ऑफ्लोक्सासिन, ये क्या करते हैं, स्पेसिफिकली अल्फा 1 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं और वेसल्स को डायलेट करते हैं, जिसको बोलते हैं वेजोडाइलेशन, और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। क्लियर। तो ये तो हमारा अल्फा ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की, तो जो हमारे बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में, हमारी किडनी में, हमारे सीएनएस में, हमारे ब्रेन में, तो जहाँ जहाँ पे भी बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ये हमारी जो ड्रग्स होती हैं इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। जब ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी तो इनकी जो एक्टिविटी है डिक्रीज हो जाएगी। जब वो हार्ट पर बीटा ब्लॉकर्स, ये जो हमारी ड्रग्स हैं, ये जो बीटा रिसेप्टर हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, इसको ब्लॉक करेंगी तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी और ब्लड प्रेशर भी अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमारे सीएनएस पे काम करेंगी तो हमारे सिंपैथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज करेगी और हमारा ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा। अगर किडनी के में जो बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है उसको ब्लॉक करेंगी तो रेनिन का रिलीज कम हो जाएगा, देन ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इनका क्या होता है, सिक्रेटरी फंक्शन होता है। जब ये यहाँ पे हैं बीटा किडनी में है तो ये करेंगे सिक्रीशन करवाएंगे, तो सिक्रीशन यहाँ पे किसकी, रेनिन की होगी। तो जब हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो रेनिन की रिलीज कम होगा या नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा, देन हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड वन आते हैं हमारे सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स। ठीक है। इसमें क्या होता है,
ठीक है। जो हमारा ब्रेन स्टेम है वहाँ पे हमारा अल्फा 2A रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ब्रेन स्टेम में। क्लियर। तो हमारी जो ड्रग्स आती हैं सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स, क्लोनिडिन एंड मिथाइल डोपा, ये क्या करती हैं, ये अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती हैं। ठीक है। क्लोनिडिन जो होती है वो स्टिमुलेट कर देती है इस रिसेप्टर को। जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाता है तो इसका सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज हो जाता है। जब सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो क्या क्या इफेक्ट आएगा, हार्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड वेसल्स में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगा और ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करेगा। सो इस तरह से हमारी जो सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक्स हैं ये भी हाइपरटेंशन में हम यूज़ करते हैं, लाइक क्लोनिडिन एंड मिथाइल डोपा। और हमारे बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स एंड हमारी जो बेजोडाइलेटर्स थे, हमारे जो डायरेटिक्स हैं और हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स।